Hello everyone, my name is Dr. Amitwas, Assistant Professor, ABESIT College of Engineering. Student, this is the first topic, Linear Differential Equation of nth order with constant coefficient. इससे पहले जो दो लेक्चर हमने पढ़े, दोनों ही लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का बेसिक समझा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो उस लेक्चर में हमने यही बताया कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे बनाई जाती हैं, उनके ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। इससे दो पहले लेक्चर में हमने इसी को समझा है और क्या उसके एप्लीकेशंस रहे जिनके बारे में हमने आपसे बात की थी। दिस इज लेक्चर नंबर 2.1, यानी ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उससे बनने वाले डेरिवेटिव की पावर 1 होती है, वो इक्वेशन लीनियर हो जाती है। nth ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर nth तक के डेरिवेटिव उसके अंदर यूज होने वाले हैं, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर अप टू nth ऑर्डर तक विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल y आया है उसके जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे उन सभी के जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। अब आपकी जो इक्वेशन है a नोट dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वल्स टू में rx आया है, यानी rx आने का क्या मतलब है स्टूडेंट? rx आने का मतलब ये है कि यहाँ भी x का एक फंक्शन आएगा और ये जो फंक्शन है rx, यानी ये क्या है? एनी फंक्शन ऑफ x, एनी फंक्शन ऑफ x। समटाइम rx विल बी 0। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि rx 0 हो जाए और कभी ऐसा नहीं भी हो सकता r 0 ना हो, यानी जरूरी नहीं है। अगर r 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर फंक्शन x होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्वल्स टू में फंक्शन होता है rx वो 0 हो जाए। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो आने वाली है। अब यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगी। इसमें जो a नोट है, a1 है, an है, ये सभी कांस्टेंट हैं जो कि हमारे डेरिवेटिव के कोफिशिएंट बने हैं। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल्स टू CF प्लस PI होता है, यानी y इक्वल्स टू जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें ये एक रिलेशन होता है। ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। सॉल्यूशन इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो y इक्वल्स टू CF प्लस PI होता है। तो y इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF क्या है? CF इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द जनरल सॉल्यूशन। ये एक जनरल सॉल्यूशन होता है क्योंकि इसमें सभी कांस्टेंट्स आते हैं, यानी जितने ऑर्डर की इक्वेशन होती है उसमें इतने ही कांस्टेंट यूज किए जाते हैं, कांस्टेंट आते हैं, इसलिए ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होता है। और दूसरा सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ? पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, यानी जिसमें सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं आएगा, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो वैल्यू आती है, इसीलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल कह रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बने हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना और एक बना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसी फंक्शन के लिए कैसे मिलते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उसको अभी समझते हैं। एक नोट मैंने लिखा है, अगर rx 0 होता है, अगर rx 0 हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही y इक्वल्स टू CF यानी सॉल्यूशन बन जाता है। इफ rx 0 है तो PI 0 हो जाता है, और PI अगर यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर 0 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब हमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है ये समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कैसे निकाला जाएगा। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये पता करते हैं कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करते हैं। तो उसका एक वर्किंग रूल है, उस वर्किंग रूल को समझते हैं। क्या करना है?
एक आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कोई भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना चाहते हैं। सबसे पहले उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रखते हैं, कैसे कि dy/dx की जगह पे dy रख देते हैं, d2y/dx2 की जगह पे d2y रख देते हैं, और जहां पे dny/dxn आता है उसकी जगह पे dny रख देते हैं। यानी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन थी, वो इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आपकी इक्वेशन ये बन गई है। अब इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, इसका वर्किंग रूल है स्टेप नंबर 1। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, पुट d इक्वल्स टू m, d की जगह m रखते हैं, एंड इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ y, और जो y का मल्टीपल आया, ये पूरा जो y का मल्टीपल बना हुआ है, यानी y के मल्टीपल में ये पूरी इक्वेशन आई है, इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं और d की जगह m रखते हैं। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करने के लिए y के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखा। जब हम y के कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे और d की जगह m रखते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में मिल जाती है, यानी a0, ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है, शॉर्ट में AE भी कह सकते हैं, यानी ये इक्वेशन मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। m में एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है जिसकी मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करनी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास गिवन है। सबसे पहले मैं इसे डी में कन्वर्ट करूं, यानी मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे पुट करना पड़ेगा d/dx की जगह पे d। इसका इम्प्लाई मतलब ये हुआ कि मेरी इक्वेशन d² + 4y = sin x हो जाएगी। अगर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करना चाहें तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी पुट d = m, यानी m² हो गया प्लस 4 हो गया, y का कोफिशिएंट ये पूरा है, इसको 0 के बराबर रखा, तो यहां से हम m की वैल्यू निकालेंगे। अब m की वैल्यू निकालने के लिए m² = -4 हो गया है, यानी इसका मतलब हुआ m ± 2 ओएटा। तो हमारे पास दो रूट आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज पेयर में आते हैं, तो मैंने दो रूट निकाल लिए हैं, यानी m की जो वैल्यूज है वो कुछ ऐसे आई, m = +2i और -2i। इस तरीके से दो रूट मेरे पास आ गए हैं। तो ऐसे हम इसके रूट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में यही कहा गया था, फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी, एंड फाइंड द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट भी निकाल दिए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट हम m की वैल्यू को निकालेंगे, यानी उसके रूट निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि इसके बाद m रूट निकाल देते हैं। रूट निकालने के लिए क्या करना है, उस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो रूट्स आए वो कुछ इस तरीके से आ गए हैं, यानी जो मेरी वैल्यूज आई हैं m की वो m1, m2, m3, mn, यानी इस फॉर्म में आ गई हैं। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन के जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी उसकी m की वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब जो सॉल्यूशन होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स किस टाइप के आए हैं। अब यहाँ पर मैंने n डिग्री की इक्वेशन ली है, लेकिन मे भी हो सकता है आपकी इक्वेशन 1 डिग्री की हो, 2 डिग्री की हो, 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की हो। तो इस तरीके से हमारे रूट्स आ सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो इक्वेशन है वो 1 डिग्री की है। अगर आपकी इक्वेशन 1 डिग्री की है, यानी मान लीजिए आपकी जो इक्वेशन है वो d - अल्फा y = 0, यानी ये आपकी इक्वेशन है। अगर ये आपकी इक्वेशन है तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है m - अल्फा = 0, यानी m = अल्फा। तो कितने रूट्स आ गए हैं, एक, यानी हमारी इक्वेशन का केवल एक रूट आया। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक रूट आता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो बराबर हो जाता है c1e⁴x, यानी हमने एक रूट अगर हो तो एक रूट के लिए उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो c1e⁴α हो जाता है। और मान लीजिए हमारे पास दो रूट हैं, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में d - अल्फा d - बीटा y = 0, यानी मेरी जो दूसरी इक्वेशन है वो इस तरीके से है कि d - अल्फा d - बीटा y = 0। अगर मेरी इक्वेशन ये हो जाती है तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से मैं एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m - अल्फा
m माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू एक अल्फा और एक बीटा, तो दो रूट आ गए हैं। अगर दो रूट मेरे पास आए तो दो रूट के लिए जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो सॉल्यूशन पहले इस रूट के लिए लिखा जाएगा, वो c1 e टू दी पावर अल्फा x हो जाता है। जब मैं इसके लिए सॉल्यूशन लिखूंगा तो वो c2 e टू दी पावर अल्फा x हो जाता, बीटा x हो जाता है। यानी मेरे पास दोनों रूट्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन बन गए हैं। अभी मुझे नहीं पता मेरा अल्फा क्या है, अल्फा रियल है, अल्फा बीटा के बराबर है, वो डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। लेकिन इससे मेरे पास एक सॉल्यूशन आएगा, इससे भी एक सॉल्यूशन आता है। जब हम इन दोनों का सम कर देते हैं तो ये पूरा एक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि दोनों रूट उसी इक्वेशन से आए हैं, तो इसलिए हम दोनों का सम कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशंस बनेंगे। यानी इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालने हैं तो वो अल्फा बीटा के ऊपर, उसके रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेरे जो रूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मुझे नहीं पता अल्फा और बीटा बराबर हैं, मुझे नहीं पता अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स है, मुझे ये भी नहीं पता वो कॉम्प्लेक्स होने के बाद बराबर हैं, वो दोनों पेयर में हैं, मैं नहीं जानता हूं। तो इस तरीके से जो मेरे रूट्स आएंगे, मैंने n रूट्स के लिए ये सॉल्यूशन दिया है, आप 1 2 3 पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टेप नंबर 4 में मैं क्या कह रहा हूं, केस नंबर 1, इफ द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। यानी अगर मेरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं, रियल होने चाहिए और अनइक्वल होने चाहिए। इक्वेशन के रूट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है। तो अगर रियल और अनइक्वल की मैं बात कर रहा हूं तो जितने भी रूट्स आएंगे सभी के लिए सॉल्यूशन c1 e टू दी पावर m1x, c2 e टू दी पावर m2x सभी अलग अलग रूट्स बना करके प्लस कर दिए जाएंगे, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यानी इस तरीके से मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। तो ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। इसको भी एक एग्जांपल पर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहता हूं तो पहले मुझे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे m प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि m की जो वैल्यू आई -2 और -3 आ गई है। इसका मतलब यानी -2 -3 आर डिस्टिंक्ट रूट। m की दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों रियल वैल्यू हैं। इसीलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा c1 e टू दी पावर -2x और प्लस c2 e टू दी पावर -3x। यानी इस तरीके से हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस नंबर 2 क्या है, अगर मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रूट्स आपके रियल हों और इक्वल हों। अगर रियल भी हो और इक्वल भी हो तो फिर हम अलग अलग सम करने से सारे कांस्टेंट का सम एक कॉमन कांस्टेंट बन जाता है। इसीलिए उसको डिफर रखने के लिए ये डेफिनेशन लिखी जाती है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चूंकि m सभी में इक्वल है तो कॉमन आ जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x की पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। यानी जब भी हमारे रूट्स इक्वल होते हैं तो हम इस डेफिनेशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देना है आपको, हमें इस डेफिनेशन का यूज करना है। एक एग्जांपल लेता हूं और उसके ऊपर मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको कि कैसे इस इक्वेशन पे हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन में हम देखें तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता करने के लिए मैंने अपनी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन में मैंने देखा कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी इसका मतलब हुआ कि ये m स्क्वायर यानी m प्लस 1 की पावर 4 इक्वल्स टू 0 है। और इसका मतलब हो जाता है m इक्वल्स टू -1 -1 -1 और -1। यानी 4 डिग्री की इक्वेशन थी तो 4 ही यानी 4 रूट आ गए हैं। और 4 रूट आने के बाद मुझे सॉल्यूशन लिखना है। इस d/dx से हमें पता चल रहा है कि सॉल्यूशन x में लिखा जाना है। तो इसीलिए जो CF मेरा बनेगा वो ये हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो रियल और इक्वल रूट के लिए केस नंबर 2 जिसको अभी डिस्कस कर रहे थे, e टू दी पावर -x इंटू
C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4x की पावर 3 इज द सॉल्यूशन, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। अभी केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर इक्वल्स टू में जीरो हो, अगर इक्वल्स टू में जीरो होता है तो y इक्वल्स टू CF ही उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है, यानी यही सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि इक्वल्स टू में जीरो है तो PI जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक एक 1 बाय 1 डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे और उसी के ऊपर एग्जाम्पल लगाते जाएंगे। एक और केस हमने समझा कि अगर हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारी इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इस फॉर्म में हो, यानी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो। अगर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, यानी पेयर में रूट्स आएंगे तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में आ जाते हैं। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका स्टूडेंट फिर से वही है, एक बार आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तरीका अभी भी वही है, यानी मुझे फिर से C1 e टू दी पावर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इंटू एक्स की फॉर्म में ही लिखना है। सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही है, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से आया है, तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो e टू दी पावर अल्फा एक्स हो जाता है इंटू e टू दी पावर C1 e टू दी पावर आई बीटा हो जाएगा x के साथ, और e टू दी पावर आई बीटा यानी आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन आई साइन थीटा। तो उसी से ये सॉल्यूशन बना हुआ है, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन CF इक्वल्स टू इस फॉर्म में आ जाता है। यानी अल्फा और बीटा अगर मुझे पता चल जाए किसी भी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स का है, उसमें सॉल्यूशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको भी स्टूडेंट एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन है, जो पहले क्वेश्चन में हम देख रहे थे, तो वहां पर हमारे रूट्स कुछ इसी तरीके से आए थे, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट था इस क्वेश्चन में। तो यानी अल्फा की वैल्यू मैं देख पा रहा हूं कि 0 है और बीटा की वैल्यू मैं देख पा रहा हूं कि 2 है। इसीलिए अगर मैं इसका CF लिखना चाहूं तो इसका CF हो जाएगा e टू दी पावर 0 इंटू एक्स इंटू C1 cos बीटा बीटा यानी 2x और प्लस C2 साइन बीटा यानी 2x, यानी ऐसे हम इस सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। तो ये मेरा CF बन गया है। तो स्टूडेंट मुझे बस ये ध्यान रखना है कि कौन से टाइप का रूट्स आ रहा है, उसी को मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एक और रूट तरीका है स्टूडेंट कि मान लीजिए आपके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में रिपीट कर गए हैं, यानी कॉमन रूट्स आ रहे हैं। इक्वेशन 2 डिग्री की ना होकर के मान लीजिए 4 डिग्री की या 6 डिग्री की हो जाती है, तो रूट्स रिपीट कर सकते हैं। अगर आपकी इक्वेशन के रूट्स रिपीट कर जाते हैं तो फिर रिपीट का कॉन्सेप्ट हमें देना पड़ेगा, यानी फिर हमें केस नंबर 2 की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी C1 प्लस C2x रिपीट रूट है और C3 प्लस C4x यानी रिपीट रूट है। साइन और कोस वो उसकी वजह से आए हैं कि मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स में हैं, तो यानी मेरी डेफिनेशन 2 केसेस को मर्ज करके बनाई गई है, जिससे कि ये डेफिनेशन बन के आएगी। एक क्वेश्चन पर इसको भी अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हमारी इक्वेशंस के रूट इस तरीके से अगर आएंगे तो हमें क्या करना होगा। तो एक एग्जांपल है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम रूट्स निकालने चाहें तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी m स्क्वायर प्लस 4 और m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इससे रूट्स आएंगे m इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 ओएटा और इससे भी रूट्स आएंगे प्लस माइनस 2 ओएटा, यानी 4 रूट हो गए हैं और दोनों ही रिपीट यानी इक्वल के साथ रिपीटेड हो रहे हैं रूट। अगर 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में भी हमें 2 बार का रिपीटेशन ही देना पड़ेगा। यानी इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहता हूं तो e टू दी पावर 0x, क्योंकि अल्फा 0 है दोनों में ही, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2x cos 2x प्लस C3 प्लस C4x sin 2x।
और चूंकि इक्वल्स टू में 0 है तो सॉल्यूशन को y के बराबर भी लिख सकते हैं। यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूट्स रिपीट करते हैं, पेयर में आ जाते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस चल रही हैं, क्योंकि जब तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना नहीं आएगा, आपको तब तक ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आएगी। नेक्स्ट केस, अगर रूट्स हमारे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में हो तो ऊपर वाला केस लगा जाता है, लेकिन अगर आई बीटा की फॉर्म में ना हो, रूट्स अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा की फॉर्म में आ जाए, रूट बीटा मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं आप, अगर वैल्यू बीटा की निकाल लें और अल्फा के साथ प्लस माइनस कर लें तो पहला केस यूज किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट मान लीजिए आप वो नहीं करना चाहते, अपनी वैल्यू को बीटा में ही रखना चाहते हैं, तो फिर अपने सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस डेफिनेशन का यूज किया जा सकता है। अगर हमें इस डेफिनेशन का यूज करना है स्टूडेंट, तो फिर हमें एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करता हूं। तो अगर एग्जाम्पल पे लगाएं तो मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर देखें तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac इज प्लस 8 अपॉन 2, यानी माइनस 2 प्लस माइनस 12 हो जाएगा। 12 का मतलब हो जाता है 2 रूट 3 और अपॉन में 2, यानी m इक्वल्स टू माइनस 2 की जगह 1 हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 3, यानी अल्फा की वैल्यू माइनस 1 है और बीटा की वैल्यू रूट बीटा की वैल्यू रूट 3 हो गई है। यानी ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू 1.7 रख सकते हैं, 1.73 होती है। 1 के साथ प्लस माइनस करके रियल रूट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। पहला केस लगा सकते हैं, और अगर पहला केस आपको नहीं लगाना तो फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि y के बराबर ही सॉल्यूशन बनेगा, इक्वल्स टू में 0 है, तो CF इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 3x, यानी इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं। स्टूडेंट एक और केस है कि मान लीजिए आपके रूट्स अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा की फॉर्म में हो और उसके साथ साथ वो रिपीट भी कर जाएं, यानी रिपीटेड का केस हो, तो फिर हमें इस डेफिनेशन को यानी रिपीट के लिए लगाना पड़ता है। तो ऐसी ही प्रॉब्लम हम दूसरी उठा सकते हैं, यानी हम इसी को अगर थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं तो कुछ ऐसे कर सकता हूं कि मान लीजिए मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी एग्जाम्पल इस फॉर्म में लिख देता हूं कि डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2 का स्क्वायर या क्यूब y इक्वल्स टू 0 और d अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी है। तो इसका मतलब मेरी जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, जब रूट्स निकलेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो रूट्स आने वाले हैं वो m की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 3 आएगी और -1 प्लस माइनस रूट 3 आएगी और -1 प्लस माइनस रूट 3 आएगी। यानी रूट 3 बार रिपीट कर गए हैं, और अगर रूट 3 बार रिपीट कर जाते हैं तो सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसे आएगा कि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, यानी माइनस एक्स इंटू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक रूट 3x प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6x स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक रूट 3x, यानी ऐसे हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट डिफरेंट तरीके के मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। जितने भी केसेस को डिस्कस किया, हर केसेस के ऊपर मैंने आपके लिए डेफिनेशन बनाई कि इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या इस पूरे मॉड्यूल में से आपको बेसिक समझ में नहीं आए, क्योंकि ये पूरे मॉड्यूल का ही बेसिक है। फिर से मैंने बात को रिपीट किया है कि Rx अगर 0 है तो CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका सॉल्यूशन बनता है, अदरवाइज y इक्वल्स टू CF प्लस PI उसका
कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है। इनको ध्यान से देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इनमें से कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पेसिफिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी यही है कि इनमें से कोई क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे d की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0 कैसे सॉल्व की जाएगी, d की पावर 4 प्लस 1 कैसे सॉल्व की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा जिसमें कि इनिशियल कंडीशन का यूज करके हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशन का यूज करके अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सॉल्यूशन आने वाला है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।